ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। हमने जो कल चीजें डिस्कस करी थी उसके आगे का डिस्कस करेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था कि बेसिकली हमारा जो साइबर फॉरेंसिक्स का सर सॉरी टू इंटरप्ट, अभी आप रिकॉर्डिंग का परमिशन नहीं दिए हैं सर। रिकॉर्डिंग परमिशन ऑलरेडी हो रही है, रिकॉर्डिंग आपके बैच की, ठीक है। नहीं नहीं, हम हमारे पास एक होता है ना। आपको परमिशन देने की वो नहीं है हमारे पास। ओके, सो हमने जो कल चीजें डिस्कस करी थी उसके आगे का डिस्कस करते हैं। आपके जो स्टार्टिंग के 2 से 3 सेशन रहेंगे अभी, वो किस पे रहेंगे? वो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे रहेंगे, केवल साइबर फॉरेंसिक्स के बारे में। अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन जो उसकी होती हैं प्लस रूल सेट्स जो होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट फिर हम प्रैक्टिकल पार्ट्स पे स्विच करेंगे डायरेक्टली, और हर पार्ट के साथ, हर मॉड्यूल के साथ प्रैक्टिकल्स करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको 2 से 3 सेशन जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेंगे, तो ध्यान से पढ़ना, बिकॉज यही आपको बताएंगे कि साइबर फॉरेंसिक्स में किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ती है, कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, किस तरीके की आपको पर्टिकुलर मेथोलॉजिकल प्रोसीजर यूज करना है अपने किसी भी टाइप के एविडेंस को गैदर करने के लिए। तो ध्यान से देखो, ठीक है। नाउ, कल हमने जो डिस्कस किया था दैट इज साइबर फॉरेंसिक्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके, साइबर क्राइम, साइबर टेररिज्म, तो वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस ऑफ द साइबर क्राइम प्रेजेंट टू इन्वेस्टिगेटर। अगर आप एक इन्वेस्टिगेटर हो, आप एक इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हो किसी भी इंसिडेंस प्लेस पर, तो वहां पे आपको किस टाइप के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, यानी कि किस टाइप के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है दैट इज स्पीड। Now, what is that? Advancement in the technology has boosted the speed which with which साइबर क्राइम कमिटेड। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी जो है आपकी एडवांस हो रही है, बूस्टअप हो रही है, उतनी ही ज्यादा आपके साइबर क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। वेयर एज इन्वेस्टिगेटर रिक्वायर एट ऑथराइजेशन एंड वारंट्स बिफोर स्टार्टिंग लीगल प्रोसीजर। तो इस केस में क्या होता है कि आपको पता है कि यहाँ पे होने वाला है क्राइम, किसी तरीके का क्राइम हो सकता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीजमेंट की वजह से, बट स्टिल अगर आपको वहां पे उस आपके पास अथॉरिटी नहीं है, कब तक नहीं है? जब तक आपके पास एक लीगल प्रोसीजर और आपके पास वारंट्स नहीं होंगे तब तक आप उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो। तो स्पीड वहां पे आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। दूसरा, एनोनिमिटी। यहाँ पे क्या होता है, साइबर क्रिमिनल कैन इजिली हाइड देयर आइडेंटिटी बाय प्रिटेंड एज सम अदर एंटिटी बाय हाइडिंग द आईपी एड्रेस यूजिंग प्रॉक्सीज वगैरह। सो एनोनिमिटी के अंदर क्या है कि बेसिकली जितने भी आपके साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, अगर वो अटैक करते हैं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हाइड आवरसेल्फ। वो डायरेक्ट अटैक आपके सेम आईपी से नहीं करते, अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं। तो कई बार आप जब इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हो तो आपको जो चीजें वहां पे जिस टाइप के एविडेंस, आईपी एड्रेसेस वगैरह मिलते हैं, दैट इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट बिकॉज दैट इज ऑलरेडी अ प्रॉक्सी आईपी। सो उस केस में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि एक्चुअल में वो क्रिमिनल कौन था उसको आइडेंटिफाई करने में, राइट। दूसरा, उसके बाद आपके पास आता है volatile nature of the evidence. Now what is that volatile of the nature? Most of the digital evidence can easily lost in the form of volatile data such as log, record, light pulse, radio signals or other means. Like volatile data क्या होता है पहले समझ लो, a type of data once the system is basically switch on, the data is basically created या available, once the system is basically going to switch off, the data is basically remove it out. So this type of data is basically called as a volatile data, ठीक है। सो जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके, जैसे रैम हो गई, रैम के ऊपर जितना भी डेटा आपका, जब तक आप सिस्टम ऑन रखोगे, जो भी चीजें आपने ओपन करी है जो रैम के ऊपर टेम्परेरी मेमोरी सेव हो रही है वो आपको विजिबल होंगी। दैट इज अ टाइप ऑफ एविडेंस कॉल्ड एज अ वॉलेटाइल। और जब भी आप उसको क्लोज कर देते हो, जैसे सिस्टम को वो सारा डेटा क्या होता है, रिमूव हो जाता है। दिस इज अ टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल डेटा, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। नाउ नेक्स्ट आपको वहां पे फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि कई बार, अच्छा उसी में अगर हम बात करें तो आपने जैसे किसी इंसिडेंस प्लेस पे गया, वहां पे सिस्टम ऑन था उस टाइम पे, आज सिस्टम क्लोज हुआ, सिस्टम क्लोज होते ही जो भी उसके अंदर पर्टिकुलर सिग्नल्स थे, जिस तरीके के मैसेज सेंड हो रहे थे या फिर जो भी लॉक्स बने हुए थे, वो सारे क्या हुए, रिमूव हो गए। तो उस केस में उसने क्या एक्टिविटीज करी थी ये पता लगाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इस ये भी आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको सिस्टम मिले तो फर्स्टली यू हैव टू create a image file of that particular system, so
easily you can understand like what the things is basically working at that time जो कि वो कर रहा था, right? नाउ नेक्स्ट आपके पास होता है एविडेंस साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। कई बार क्या होता है कि एविडेंस का साइज एंड जो उसके अंदर की प्रॉब्लम्स होती है वो इंक्रीज हो जाती है कुछ भी चेंजेस करने से, लाइक डाइवर्सिटी यानी कि चेंजेस या डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ डिजिटल devices result in increase the size of the evidence data and complexity। कई बार क्या होता है कि अगर जैसे कि मैंने कोई मेरे पास ड्राइव है, मैंने उसे किसी अनदर ड्राइव के साथ कनेक्ट किया, कनेक्ट करने से हो सकता है उसके अंदर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज कर जाए, जिसकी वजह से एविडेंस जो है हमें फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। सो मेक श्योर कि अगर आप कोई भी आपको किसी भी टाइप का डिवाइस मिलता है, दैट विल बी लाइक अ फिजिकल डिवाइस, लॉजिकल डिवाइस या एचडीडी डिवाइस या एचडीडी डिवाइस या फिर सीडी रोम, किसी भी टाइप का डिवाइस मिलता है तो उस डिवाइस को आप कंप्लीटली जैसा है वैसा ओरिजिनल डिवाइस के साथ कोई भी छेड़छाड़ मत करो, अदरवाइज उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो सकती है एंड यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम टू गैदरिंग द एविडेंस फ्रॉम देयर, राइट? Now the next one, that is a anti digital forensics, that is a ADF. Now what is that? Attackers are increasingly using encryption and data hiding technique to hide the digital evidence। यहाँ पे क्या है, ADF एंटी डिजिटल फॉरेंसिक्स जो होता है बेसिकली ये बताता है आपको कि जो अटैकर्स हैं वो आज की डेट में इंक्रिप्शन प्रोसीजर्स का यूज करते हैं, डेटा हाइडिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिसके बेसिस वो अपने डिजिटल एविडेंस को हाइड कर पाते हैं, ठीक है? अच्छा, I guess guys you have to already aware about the topic that is a cryptography of the steganography things, right? यस सर। आपने सीएच के अंदर ये चीजें पढ़ी होंगी। यस सर, क्रिप्टोग्राफी एंड स्टेगनोग्राफी सुना था सर। हाँ मतलब पढ़ा है सर। पढ़े थे, प्रैक्टिकल्स पार्ट देखे थे वहां पे, हाइडिंग प्रोसीजर्स? नहीं सर, प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत कराया था सर उन्होंने, प्रैक्टिकल मतलब इन डेप्थ नहीं करवाया था ज्यादा। क्या कराया था प्रैक्टिकल पार्ट में? सर स्टेगनोग्राफी का मतलब जैसे उन्होंने बताया था, एक फोटो के अंदर अगर तुमने कुछ हाइड करना है जैसे टेक्स्ट वगैरह, तो कैसे हाइड कर सकते हैं। ओके। और सर क्रिप्टोग्राफी का तो मतलब थ्योरी पार्ट ही करवाया था। ओके, प्रोसीजर नहीं था उसके अंदर, लाइक हाउ टू क्रिएट अ पर्टिकुलर इंक्रिप्शन कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर एनी टाइप ऑफ प्लेन टेक्स्ट? मेरे ख्याल से नहीं सर। व्हाट अबाउट अदर्स गाइस? सर वो आप रॉथ 13 वो अलग अलग बैच के हो? ना सर उतना प्रैक्टिकल नहीं करवाया था। निशाल तो सर मेरी बैच का था। निशाल मेरी बैच का था। हाँ हम दोनों एक ही बैच में थे। ओके, नॉट एन इशू। जब हम इसके ऊपर आएंगे अपने क्या कहते हैं इसके अंदर आपका क्रिप्टो एनालिसिस होती है, इस पार्ट में है आपके साइबर फॉरेंसिक्स के अंदर, यहाँ पे हम डेटा हाइट जितना भी टाइप का डेटा है इससे कैप्चर कर सकते हैं, मैच करा सकते हैं अलग अलग टाइप के इंक्रिप्शंस को। सो जब हम उसको देखेंगे तो हम फिर से ये वाला पार्ट करेंगे, तो उसमें आपको प्रैक्टिकल्स पार्ट्स के थ्रू समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट पार्ट होता है दैट इज द ग्लोबल ओरिजिन एंड द डिफरेंस लॉस। नाउ व्हाट इज दैट? द perpetrator यानी कि जो आपका अपराधी है कैन इनिशिएट द क्राइम फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक वेयर एज द authorities have jurisdiction over domestic crimes only। इस केस में क्या होता है कि जो आपका प्रेटरेटर है वो कहीं से भी बैठकर किसी भी टाइप का क्राइम कर सकता है, और जो अथॉरिटीज है या जुरिडिक्शन है वो उसको एज ए डोमेस्टिक क्राइम के उसमें गैदर करती है। जैसे कि यहाँ आप बैठे हो एंड यू आर जस्ट गोइंग टू क्राइम इनटू द यूएस, सो आपके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे वो डोमेस्टिक क्राइम्स ऑफ द यूएस लगेंगे, ठीक है? सो मेक श्योर if you are going to attack in any type of country या any type of city, तो first you have to read it about the country laws, ठीक है? So हमारे इसके अंदर country laws भी आएंगे, so we are going to discuss about the country law in coming chapters. Now the next one, that is the limited legal understanding. Now what is that? Many victims are unaware of the law violated during the incident and the flaw defend their claims। क्या होता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास अनअवेयरनेस है, पीपल्स आर डोंट नो कि अगर हमारे साथ किसी भी टाइप की एक्टिविटीज होती है तो द गवर्नमेंट इज अवेलेबल, द साइबर सेल इज अवेलेबल to gathering the information and to get the claim of that particular thing।
सो उस केस में क्या होता है, अगर लोगों को आइडिया ही नहीं है कि हम इसके लिए क्लेम कर सकते हैं, इससे हम डेटा हमें मिल सकता है, वापस मिल सकता है, या उस पर्सन को पकड़ा जा सकता है, सो दैट्स अ लिमिटेड लीगल अंडरस्टैंडिंग. People are actually don't aware, yeah, doesn't aware about these things. Okay, so these are the main challenges जो कि आपको फेस करने पड़ सकते हैं if you are working as a forensic investigator and you are just going to gather some information, yeah, collect some evidence from the incident place, right? Clear, guys? ओके सर. Yes, sir. Now next part आपका आता है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन. सो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस होती हैं. द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द साइबर The investigation of any crime involves the hard-working collection of clues and forensic evidence with an attention of to detail. Now, what is that? जब भी आप एक इन्वेस्टिगेशन करते हो तो वहां पे आपको completely, जब भी कोई क्लू फाइंड आउट करोगे तो यू हैव टू परफॉर्म द हार्ड वर्किंग प्रोसीजर्स ऑफ कलेक्शन टू फाइंडिंग द क्लूज एंड गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, एंड दैट थिंग इज बेसिकली डन बाय द फॉरेंसिक मैनर. सो इसके लिए अलग अलग डिटेल्स होती हैं, अलग अलग रूल सेट्स हैं, तो उस चीज को कैसे हम निकालते हैं वो आप आगे चल के सीखोगे. तो उसमें आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे आपको कई बार कई तरीके से लाइक आउट ऑफ द बॉन्ड जाके इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ सकती है. ठीक है. नेक्स्ट, it is mandatory that there will be at least one electronic device found during the investigation. एक रूल है कि अगर आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हो और आप किसी भी इंसिडेंट प्लेस पे जाते हो तो एटलीस्ट यू हैव टू फाइंड आउट वन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फ्रॉम देयर. आपको वहां से इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक तो कोई ना कोई वहां से आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जरूर लेना है, अगर वहां पे अवेलेबल है तो, जिससे आप पता कर सको कि आप कुछ उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर किसी टाइप का डेटा है या नहीं है. ठीक है. विल बी अ कंप्यूटर, जो कि आपका एक कंप्यूटर हो सकता है, एक पर्टिकुलर सेल फोन हो सकता है, प्रिंटर्स हो सकते हैं, फैक्स मशीन्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राइट? That is the electronic device found may be central to the investigation as it could contain vulnerable evidence for solving the case. हो सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपने वहां से निकाला है वो आपका सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन पॉइंट बन सकता है, यानी आपका एक मेन क्लू पॉइंट बन सकता है जिसके थ्रू उस एविडेंस को हम फाइंड आउट कर सकें और उस केस को सॉल्व कर सकें. तो मेक श्योर कि आप कोई एविडेंस फाइंड आउट करो और उस एविडेंस को फाइंड आउट करके वहां से डेटा को कलेक्ट करने का ट्राई करो. Therefore, the information contained in the device must be investigated in the proper manner in order to be relied upon the court of law. क्या होता है, जो भी आपने डिवाइस को वहां से निकाला है उसमें से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो प्रॉपर मैनर के साथ और उसको फिर सबमिट कर दोगे आप किसके अंदर, कोर्ट के अंदर. ठीक है. ड्यूरिंग द केस. नाउ process such as collection of data, analysis and presentation differ based on the type of cases. कई बार क्या होता है कि हमारे पास जिस टाइप के केसेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो एविडेंस क्लूज जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो डिफर कर जाता है. अलग अलग तरीके से आपकी इन्वेस्टिगेशन चेंज हो जाती है, जिसमें एनालिसिस पार्ट हो गया, आपके फाइल रिपोर्ट की रिप्रेजेंटेशन पार्ट हो गया या प्रेजेंटेशन पार्ट चेंज हो सकता है, आपका डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स चेंज हो सकते हैं, प्लस आपका आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर चेंज हो सकता है, आपका डिस्कवरी प्रोसीजर चेंज हो सकता है. दैट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टिगेशन पार्ट. आप जिस टाइप की इन्वेस्टिगेशन करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको मोल्ड अप होके उसी की तरीके की एक्टिविटीज वहां पे करनी पड़ेगी. ठीक है. दिस इज द पार्ट ऑफ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस. क्लियर दैट? Now, next part होता है that is a type of cyber crime investigation cases.
तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन केसेस में हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के केसेस होते हैं जो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। द पार्ट 1 दैट इज सिविल टाइप ऑफ साइबर इन्वेस्टिगेशन, सेकंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड द थर्ड वन दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशन। नाउ एक एक करके तीनों में समझ लेते हैं कि तीनों का डिफरेंस क्या है और किस तरीके की एक्टिविटीज ये क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, so if I'm going to talk about the difference between the civil and the criminal investigation, तो civil cases are brought for violation of contract, like कई बार क्या होता है violation of contract के cases आते हैं, and lawsuit where the guilty outcome generally result in economic damage to the perpetrators। कई बार क्या होता है कि केस ऐसे होते हैं कि इकोनॉमिक डैमेज हो गई उसकी वजह से, perpetrators की वजह से, प्रोसिक्यूटर की वजह से भी हो जाती है कई बार, उसने किसी टाइप के आपसे कुछ डिमांड कर ली। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज बेसिकली अ टाइप ऑफ सिविल केसेस, बट वेयर इज द क्रिमिनल केसेस आर जनरली बॉट बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। अच्छा, जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं वो आपके किसके थ्रू हैंडल किए जाते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के थ्रू हैंडल किए जाते हैं, एलईए के थ्रू हैंडल करते हैं हम, and in response to the suspected violation of law whereas the guilty outcomes may result in economic damage, imprisonment or the both। कई बार क्या होता है कि जेल्स के उस पे हो सकते हैं या फिर इकोनॉमिक डैमेज के केसेस से हो सकते हैं या फिर दोनों तरीके के आपको भरने पड़ सकते हैं, वहां पे उसका भुगतान करना पड़ सकता है। लाइक अगर आप कोई भी क्रिमिनल केस करते हो तो उस केस में हो सकता है आपको अपना जो मनी वहां पे देनी पड़ सकती है, एंड प्लस पनिशमेंट में आपको मनी पे करनी पड़ सकती है, प्लस इम्प्रिजनमेंट भी आपको हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती है उसके रिजल्ट में। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर बेसिकली गोइंग टू गिविंग यू अ डिफरेंस बिटवीन द सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्रिमिनल केस डीपली। सो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला होता है इन्वेस्टिगेटर मस्ट फॉलो अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉरेंसिक प्रोसेस एक्सेप्टेड बाय द लॉ इन द रेस्पेक्टिव ज्यूरिडिक्शन। जब भी आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो आपको एक सेट जो स्टैंडर्ड फॉरेंसिक प्रोसेस मैनेजमेंट है उसको आपको फॉलो करना है, जिसको फॉलो करते ही आप क्या फॉलो करते टाइम पर ही आप क्या करते हो, जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं आप उन्हें रेडी करते हो, जो कि आपको ध्यान रखते हुए बनानी है कि ज्यूरिडिक्शन जो है उनके रिस्पेक्ट में हो और उसको आप कोर्ट में सबमिट कर पाओ। दूसरा होता है इन्वेस्टिगेटर्स अंडर कोर्ट वारंट हैव द अथॉरिटी टू सीज द कंप्यूटिंग डिवाइस। जब भी आप इन्वेस्टिगेशन पॉइंट पे जाते हो यानी कि इंसिडेंस पॉइंट पे आप पहुंचते हो, वहां पे इन्वेस्टिगेटर हो अगर आप, तो आपके पास कोर्ट का वारंट होता है जिसकी बेसिस को आप यूज करके कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस है उसको सीज कर सकते हो। यू हैव ए अथॉरिटी टू सीज ऑल द कंप्यूटिंग डिवाइस व्हिच इज अवेलेबल ऑन द इंसिडेंट प्लेस। नाउ नेक्स्ट आता है अ फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड। एक रफ रिपोर्ट जो होती है वो आपको उसी टाइम पे रेडी करनी है जिसपे आप उस पर्सन का सिग्नेचर भी लेते हो, जस्ट लाइक आप जैसे मूवीज देखते होगे आप लोग, रेड टाइप की जो पट्टी है जो होती है आपके सीबीआई वगैरह डालती है, तो एक फॉर्मल रिपोर्ट रेडी करती है जिस रिपोर्ट पे उस पर्टिकुलर पर्सन के साइन लिए जाते हैं। तो ए फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इज required. Now, next one, the law enforcement agencies are responsible for collecting and analyzing the evidence. यहाँ पे नॉर्मल पीपल कुछ नहीं करता है, यहाँ पे कौन काम करता है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है आपकी एलईए, वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो कलेक्ट करें एविडेंस को प्लस एनालाइज करें। नेक्स्ट, punishment are harsh and include fine, jail sentence or death. पनिशमेंट डिपेंड करता है, या तो काफी तगड़ा हो सकता है, हार्श काफी भयानक हो सकता है, या फिर आपका इंक्लूड उसके अंदर फाइल्स हो सकते हैं जस्ट लाइक अ मनी, या फिर आपको जेल सेंटेंस भी सुनाया जा सकता है। दैट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द क्राइम। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ नीड टू बी वेरी हाई। जो भी आप प्रूफ दे रहे हो उसका स्टैंडर्ड काफी हाई होना चाहिए, ये नहीं कि आपने जो प्रूफ वहां पे सबमिट किया है वो प्रूफ आपका नेग्लिजिबल हो जाए और आप उस प्रूफ का, आपकी जो मेहनत है उसका आप यूज ना कर पाओ। तो मेक श्योर कि आपका जो प्रूफ होना चाहिए वो काफी हाई क्वालिटी का होना चाहिए।
नेक्स्ट है आपका डिफिकल्ट टू कैप्चर सर्टेन एविडेंस दैट इज जीपीएस डिवाइस एविडेंस। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या यहाँ पे हमें क्रिएट होती है कि हमें जो आपका जीपीएस एविडेंस होता है उसको कलेक्ट करने में, क्योंकि कई बार आप जानते हो कि आप डिजिटल एविडेंस में डिफरेंट टाइप का जीपीएस एविडेंस कलेक्ट तो कर लेते हो, बट स्टिल वहां पे हमें किसी टाइप का डेटा नहीं मिलता, या फिर अगर जीपीएस ऑन नहीं था तो हमें लोकेशन का पता नहीं चलता। तो इस टाइप के एविडेंस को कलेक्ट करना दैट इज अ वेरी हार्ड टास्क इन द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पार्ट। क्लियर दैट? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन समझ में आई? इसके मेन पॉइंट्स बस यही है कि आपको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इसके लिए काम करती है, प्लस आपको पनिशमेंट में हार्डली जेल्स भी हो सकती है, या फिर आपको फाइन पे करना पड़ सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, या फिर आपको कोई अपना प्रूफ, अपना जो स्टैंडर्ड है उसको हाई रखना है प्रूफ को, प्लस आपके पास कोर्ट की तरफ से अथॉरिटी होती है, वारंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप उसके कंप्यूटिंग डिवाइस को सीज कर सकते हो। ठीक है, तो दीज आर द मेन की पॉइंट्स। क्लियर दैट? Yes, sir. नाउ लेट्स Excuse me, sir. Hello. क्या कह रहे हो? Criminal investigation number 5. Point number 5. Punishment are harsh and include fine, jail sentence or both. ये इन्वेस्टिगेटर को होगा या कल्प्रिट को होगा? नहीं, ये इन्वेस्टिगेटर को क्यों होगा? ये जो आपका पर्टिकुलर परपेट्रेटर है, जो अपराधी है, उसको मिलेगा। अच्छा अच्छा, कोई तरह कंफ्यूज हो गया। इन्वेस्टिगेटर को क्यों जेल होगी? मतलब एक तो बेचारा काम कर रहा है, उस वजह से उसको जेल हो जाएगी। आगे भी लीगल इलीगल कुछ उसी के बारे में बात करें। ओके, नहीं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो होती है वो आपके बेसिकली इन्वेस्टिगेटर्स को हायर करती है, जिसके बेसिस पे वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, और जो पनिशमेंट मिलती है वो परपेट्रेटर को मिलती है। ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे जस्ट ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज अ सिविल इन्वेस्टिगेशन। नाउ व्हाट इज दैट सिविल इन्वेस्टिगेशन? जो हमारी एक आम जनता होती है उसके लिए जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ सिविल इन्वेस्टिगेशन। So investigator try to show some information to the positive party to support a claim and induce them for settlement। यहाँ पे क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर क्लेम मिल जाए और जो हमारा केस है वो सेटल हो जाए, है ना। दूसरा, searching for the device is generally based on mutual understanding and provides a wider time window to the opposite party to hide the evidence। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि जब सर्चिंग होती है डिवाइस की, जो कि नॉर्मली जनरल बेस पे हम करते हैं, तो उस केस में जो दोनों के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसमें अपोजिट पार्टी क्या कर लेती है, एविडेंस को हाइड करने का ट्राई करती है, तो इसको फाइंड आउट करना दैट इज आल्सो द वर्क ऑफ सिविल इन्वेस्टिगेटर। नाउ द इनिशियल रिपोर्ट ऑफ द एविडेंस इज जनरली इनफॉर्मल, जिसको हम याचिका बोलते हैं। ठीक है, जो इनिशियल रिपोर्ट यहाँ पे क्रिएट होती है वो जनरल इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है। लाइक अगर आपको जैसे पता है, अगर आप साइबर सेल में जाते हो, वहां पे आप नॉर्मली एक रिपोर्ट लिखवाते हो, तो वो जो रिपोर्ट लिखते हैं वो एक याचिका है, नॉर्मल इनफॉर्मल रिपोर्ट है, वो कंप्लीट एक एफआईआर नहीं होती है। वो कैसी होती है? याचिका होती है, जिसपे आपकी ही साइन लेके आपको बोल दिया जाता है कि यू आर द पर्सन हु आर इन्वॉल्व टू डूइंग दिस अटैक, बिकॉज आप बताते हो कि मैंने ही वहां पे क्लिक किया था जिसकी वजह से मेरा सिस्टम हैक हुआ। तो दैट्स व्हाई वहां पे वो लिख के आपके साइन ले लेते हैं एंड द केस इज बेसिकली गोइंग टू शट डाउन। अगर वो कंप्लीट एफआईआर लिखते हैं तो उसके ऊपर उनको एक्शन लेना पड़ता है, और फिर उस केस में आपका इन्वेस्टिगेट होता है केस। ठीक है। Now, the claimant, जो क्लेम लेने वाला है, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द एविडेंस। इस जो क्लेमेंट है, जो आपका पर्टिकुलर सेकेंड पार्टी है जिसके ऊपर अटैक हुआ है, विक्टिम जो है आपका, वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपने जो भी उसके लिए एविडेंस है उसे कलेक्ट करने में हेल्प करे, और एनालिसिस पार्ट में उसकी इन्वेस्टिगेटर की मदद करे। पनिशमेंट इंक्लूड्स मॉनेटरी कंपनसेशन।
इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है पनिशमेंट में इंक्लूड कर देते हैं कि आप एक नॉर्मल अमाउंट उसको पे करो, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो विक्टिम का जितना नुकसान हुआ उसको कुछ तो उसकी भरपाई हो सके। poorly documented or unknown chain of custody of the evidence। अगर इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ढंग से नहीं है, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ भी हाई नहीं है, और केस ऑफ स्टडी जो है आपकी चेन ऑफ कस्टडी जो है अननोन पर्सन की है, तो एविडेंस वहां पे कलेक्ट करना काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। समटाइम्स एविडेंस कैन बी विद इन द थर्ड पार्टी कंट्रोल। कई बार क्या होता है कि एविडेंस जो है वो आपके थर्ड पार्टी कंट्रोल में रहता है, यानी जो थर्ड पर्सन है जो इन्वॉल्व हो रहा है उसके पास एविडेंस है, जब तक वो आएगा नहीं तब तक एविडेंस वो दे नहीं सकता। लाइक एक पर्सन है जो कि आपका बेसिकली गवाह है जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, दैट इज अ थर्ड पार्टी, तो उसके कंट्रोल में है, उसी के माइंड में है, तो जब तक अगर वो नहीं पहुंचेगा तो उस केस में इन्वेस्टिगेटर कुछ नहीं कर सकता। तो दिस इज अ टाइप ऑफ सिविल इन्वेस्टिगेशन, और सिविल इन्वेस्टिगेशन के केसेस बहुत कम हैंडल होते हैं, बहुत कम सॉल्व होते हैं, बिकॉज जब भी आप साइबर सेल में जाते हो वहां पे आपको याचिका लिख के वो चीज क्लियर करके क्रॉस करके क्लोज कर दी जाती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशन। नाउ व्हाट इज दैट? Administrative investigation generally involves an agency or government performing inquiries to identify fact with the reference its management and the performance। यहाँ पे क्या होता है, इसमें जनरली या तो एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं या तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंक्वायरीज होती हैं जिसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व है और परफॉर्मेंस उसकी चेक करी जाती है, ठीक है। मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस दोनों चेक करी जाती हैं, किसकी? कंपनी की। Administrative investigation are non-criminal in nature and are related to misconduct or activities of the employee that includes but are not limited to। जो एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशन है वो क्रिमिनल बेस्ड नहीं होती है, दैट इज अ नॉन क्रिमिनल इन नेचर, बट इसके अंदर कई तरीके के रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, किसकी तरफ से? एम्प्लॉय की तरफ से, लाइक मिसकंडक्ट हो सकता है, एक्टिविटीज उसने कुछ करी हो, या फिर अदर टाइप की एक्टिविटीज करी हो, लाइक विच टाइप ऑफ एक्टिविटी? दैट इज अ टाइप लाइक वायलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स। अब कल मैंने एक साइबर क्राइम में प्राइवेसी वायलेशन बताया था, राइट? तो अगर एक्सपोजिंग ऑफ डेटा वो कर रहा है वहां पे किसी भी पॉलिसीज को, रूल्स को या प्रोटोकॉल्स को, तो ये हो सकता है उसमें हैंडल करने के लिए इन्वेस्टिगेटर को। रिसोर्सेज मिसयूज एंड डैमेज ऑफ थेफ्ट, जो रिसोर्सेज है उनका मिसयूज करना या फिर उनको डैमेज करना या चोरी कर लेना। थ्रेटनिंग और वायलेंट बिहेवियर, या तो वो अपना वायलेंट बिहेवियर रखना है या थ्रेटनिंग यानी कि आपका गलत तरीके से बिहेव करना वहां पे। इम्प्रॉपर प्रमोशंस और पे राइजेस, आप गलत तरीके से चाहते हो कि आपका प्रमोशन हो या करते हो, या फिर अपनी पे को बढ़ाने का ट्राई करते हो, तो ये भी जो तरीके हैं ये क्या है? आपके एक मिसबिहेव रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कंपनी के लिए। Any violation may result in the disciplinary actions such as a demotion, suspension, revocation, penalties and dismissal। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली कई बार क्या होता है कि अगर इस टाइप का किसी भी टाइप का आपने वायलेशन वहां पे किया तो उसके रिजल्ट में आपको कुछ टाइप के एक्शंस रिप्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपका डिमोशन हो सकता है, सस्पेंशन आपको मिल सकता है, या फिर आपको रेवोकेशन आपको भेजा जा सकता है, या पेनाल्टीज आपके ऊपर लगाई जा सकती है, या के डिसमिसल आपको किया जा सकता है। तो दीज आर द ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स, किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए। फॉर सिचुएशन लाइक प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ट्रांसफर एक्सेट्रा, अगर इस टाइप की कोई सिचुएशन वहां पे क्रिएट होती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेटर या इन्वेस्टिगेशन कैन रिजल्ट इन पॉजिटिव आउटकम्स। अगर इस टाइप को ये कि प्रमोशन रुका हुआ है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ और इस टाइप की एक्टिविटीज है, तो उसका जो रिजल्ट मिलता है वो पॉजिटिव आउटकम में आता है, किसके? आपके पर्टिकुलर जो यूजर है, जो आपका विक्टिम बना हुआ है उसके। एंड लाइक मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी, रूल्स और प्रोटोकॉल, जिसमें होता क्या है कि वो मॉडिफाई करते हैं जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज होती हैं उनको, या तो रूल्स को या तो प्रोटोकॉल्स को। तो दीज आर द
मेन थिंग्स जो कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, हैंडल करते हैं और उसको कवर करते हैं। क्लियर दैट? नाउ नेक्स्ट आपके पास आते हैं, दैट इज अ रूल ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। अब कई बार क्या होते हैं, आपको कुछ रूल सेट्स फॉलो करने पड़ेंगे। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस के कुछ रूल्स होंगे जिनको आपको ध्यान में रखना है। उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहला होता है लिमिटेड एक्सेस एंड एग्जामिनेशन ऑफ द ओरिजिनल एविडेंस। एक रूल में ये आता है कि आपको बहुत थोड़े टाइम के लिए लिमिटेड एक्सेस मिलता है एंड एग्जामिनेशन, किस चीज का एग्जामिनेशन, जो भी आपका ओरिजिनल एविडेंस है, यानी ओरिजिनल एविडेंस आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ही रहेगा, ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता, बिकॉज ओरिजिनल एविडेंस के ऊपर हम टेस्ट नहीं कर सकते। अगर ओरिजिनल एविडेंस रहता है और गायब हो जाता है तो उस केस में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। दैट्स व्हाई हम वहाँ पे क्या करते हैं, ओरिजिनल एविडेंस को एज इट इज सेम रखते हैं और उसको लिमिटेड टाइम के लिए आपको इन्वेस्टिगेटर को बेसिकली दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, रिकॉर्ड चेंजेस मेड टू द एविडेंस फाइल। जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए किसी भी एविडेंस फाइल के अंदर। अगर चेंज होते हैं तो उस केस में आपकी रिपोर्ट फाइल चेंज हो जाती है और आपके जो केस है वो कहीं से कहीं जा सकता है। तो मेक श्योर कि आपके रिकॉर्ड्स जो है वो चेंज ना हो। क्रिएट अ चेन ऑफ कस्टडी डॉक्यूमेंट। जो भी आप वो बना रहे हो, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, उसमें चेन ऑफ कस्टडी प्रोसीजर का यूज किया जाता है, जिसमें हर एक पर्सन लाइक जो जिससे अटैच्ड है, लाइक जैसे कि ये पर्सन ने यहाँ गया था, इससे मिला था, फिर इससे बात हुई, इसने इस केस में इन्वॉल्व है, तो दिस टाइप ऑफ थिंग इज बेसिकली कॉल्ड एज अ चेन ऑफ कस्टडी। तो ये जो चीज है ये आपको मेंटेन रखनी है, रूल्स रेगुलेशन को याद रखना है। सेट स्टैंडर्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द एविडेंस। आपको अपने स्टैंडर्ड सेट रखना है, जो सा स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड सेट करो नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन करने का, उसी को फॉलो करते हुए आप क्या करो, इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करो। कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स। आप थोड़े बहुत उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, है ना, लाइक अप डाउन कर सकते हो थोड़ी चीजें, तो वो किससे है, स्टैंडर्ड्स के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। हायर प्रोफेशनल्स फॉर द एनालिसिस ऑफ एविडेंस। कई बार क्या होता है कि आपका जो एविडेंस है वो नॉर्मल तरीके से नहीं हैंडल कर पाता है कोई भी इन्वेस्टिगेटर, तो उसके लिए प्रोफेशनल बंदों को हायर किया जाता है जो क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं किसकी, एविडेंस पार्ट की। एविडेंस शुड बी स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द इंसिडेंट। एक चीज और रूल सेट में आती है कि आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एविडेंस है वो आपकी जो इंसिडेंट फेस है उसके साथ मैच करता हो काफी, लाइक ऐसा ना हो कि एविडेंस जो है वो कहीं और आपको मिला हो और आप उसको अटैच कर रहे हो तो वो अटैच नहीं हो रहा है। अटैच भी हो रहा है तो कंप्लीटली फुल्ली रिलेटेड अटैच होना चाहिए। द एविडेंस शुड comply with the jurisdiction standards। एविडेंस जो है, जो आप भी आपका क्रिएटेड एविडेंस है वो कंप्लीटली आपका jurisdiction को आपको क्या करना है, सबमिट करना होता है, उसके अंडर में आप रह के काम करते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट एंड प्रोसीजर अप्लाइड ऑन द एविडेंस। डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीजर जो है वो आप डॉक्यूमेंट प्रोसीजर अप्लाइड ऑन द एविडेंस। डॉक्यूमेंट जो आपने किया है उसके लिए वही प्रोसीजर यूज करोगे जिसके बेसिस पे आप उसको अप्लाई एविडेंस को डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करके वहां पे शो कर सकते हो। ठीक है, सिक्योरली स्टोर्ड एविडेंस। आपके पास जो भी एविडेंस हो उसे आप सिक्योरली स्टोर करके रखो, ऐसा ना हो कि वो एविडेंस कहीं से आपके पास से गायब हो जाए। यूज रिकॉग्नाइज्ड टूल फॉर एनालिसिस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज्ड टूल का यूज करते हैं एनालिसिस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो मेक श्योर कि आप जो भी एनालिसिस कर रहे हो उसके लिए जो भी आपने टूल्स यूज करे हैं, मेक श्योर यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट। ठीक है, सो जब आप रूल सेट बनाओगे तो आपको पता होगा कि आपको क्या क्या चीजें उसके अंदर डालनी है, कैसे कैसे उसको यूज करना है। क्लियर दैट? रूल समझ में आए कौन कौन से होते हैं? यस सर। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखोगे तो आपके लिए बेटर है, बिकॉज जब आप इन्वेस्टिगेटर अगर आगे चल के आप बनते हो तो आपको यही रूल्स वहां पे क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ एंटरप्राइज थ्योरी ऑफ द
इन्वेस्टिगेशन, दैट इज कॉल्ड ETI। यहाँ पे एक एंटरप्राइज थ्योरी चलती है इन्वेस्टिगेशन की, जिसके अंदर क्या करते हैं, द एंटरप्राइज थ्योरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज बिकम द स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेटिव मॉडल यूज्ड बाय द FBI व्हेन कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशंस अगेंस्ट मेजर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस। कई बार क्या होता है कि अगर कोई भी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए अगर आपको कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है FBI वगैरह को, तो वो ETI यानी कि एंटरप्राइज थ्योरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर का यूज करते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का यूज करते हैं कि कैसे कैसे हम उसे ट्रेस आउट करना है। Rather than viewing criminal acts as isolated crimes, the ETI attempt to show that individuals commit criminal in furtherance of the criminal enterprise itself. In other words, individuals commit criminal acts slowly to benefit their criminal enterprise. ये आपको बताती है कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें या तो आप यूज करते हो अटेम्प्ट ETI को यूज करो, ठीक है, या तो आइसोलेटेड क्राइम्स हो सकते हैं, या फिर आपके ETI प्रोसीजर का आप यूज कर सकते हो, जिसके में क्या हो करता है, जो पर्टिकुलर एंटरप्राइज होती है, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने गुनाहों को खुद से कमिट कर ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटरप्राइज थ्योरी का यूज करके उसका प्रोसीजर से उसके जितने भी उसने अपने गलत काम किए हैं उनको हम क्या करते हैं, कमिट कराते हैं, ठीक है। By applying the ETI with favorable state and federal legislation, law enforcement can target and dismantle entire criminal enterprise in one criminal indictment. अगर ETI आपने अप्लाई करी और वहां पे आपका लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आई, तो उस केस में अगर आपकी कंपनी की तरफ से कोई भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ट्रू होता है तो आपकी कंपनी को कंप्लीटली ताला लगाया जा सकता है। तो ये कब होता है, जब आप ETI थ्योरी का यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है डिजिटल एविडेंस। अभी तक हम बात कर रहे थे कि किस किस तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एविडेंस, क्या है हमारे पास, किस टाइप का होता है। सो एविडेंस जो है वो आपका डिजिटल एविडेंस हो सकता है। तो डिजिटल एविडेंस क्या है? डिजिटल एविडेंस इज एनी information or probated value that is either stored or transmitted in a digital form। एक ऐसी वैल्यू जो कि, या ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्रोबेटेड वैल्यू कह सकते हो आप, या फिर उस जो भी डेटा है वो स्टोर्ड है या फिर वो डिजिटल फॉर्मेट में क्या हो रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। तो इस टाइप के एविडेंस को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल एविडेंस बोलते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अ मैसेज, तो आप जो नॉर्मल मैसेज भेजते हो दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन डन बाय द ट्रांसमिशन चैनल, एंड द टाइप ऑफ एविडेंस क्या कहलाएगा, डेटा, डिजिटल डेटा है डिजिटल एविडेंस, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द डिजिटल एविडेंस एज बिलो, कौन कौन से हैं, लेट्स सी। Digital evidence is defined as any information of probated value that is either stored or transmitted in the digital form. I already told you this thing. According to the Locard exchange principle, यहाँ पे एक principle use किया गया है, that is the Locard exchange principle. Anyone or anything entering a crime scene takes something of the scene with them and leaves something of themselves behind when they leave. कई बार क्या होता है कि लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल बोलता है कि आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कोई भी पर्सन वहां पे आ सकता है या नहीं, आपको ध्यान रखना है कोई ना आए, एनिमल और एनीथिंग, और कुछ भी लेके अगर आता है और वहां पे चेंजेस करता है तो उस पर्टिकुलर जो आपका केस है वो कहीं से कहीं पे मूव कर सकता है। तो कई बार ऐसी चीजें होती है कि आपको जब एविडेंस आप क्लोज करने जाते हो, फाइंड आउट करने जाते हो, तो वहां पे आपको नॉर्मल डेटा के जाए कुछ आपको अनवांटेड डेटा मिलता है, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, अपने जो माइंडसेट है उसे दूसरी तरफ घुमाते हो इन्वेस्टिगेटर, और वो जो पर्टिकुलर क्रिमिनल होता है बच के निकल जाता है। डिजिटल एविडेंस इज circumstantial and
क्रिटिकल इन नेचर। कई बार क्या होता है, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती है, तो क्रिटिकल नेचर हो सकता है उसका, व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर टू ट्रेस द क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो कई बार क्या होता है, अगर चेंजेस हैं वहां पे तो आपको ओरिजिनल नहीं है, तो आपको कई बार प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है उसको क्या करने में, एनालाइज करने में। Digital information can be gathered while examining digital storage device, monitoring that network traffic, or making duplicate copies of the digital data found during the forensic investigation. आपको क्या करना है, डिजिटल फॉरेंसिक्स में गैदर करते टाइम या एग्जामिन करते टाइम आपको उसके अंदर जो भी स्टोरेज डेटा है या मॉनिटर जब भी आप कर रहे हो, नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करते हो, तो उसके लिए आपको डुप्लीकेट उसकी कॉपीज बना के रखनी है, यानी कि क्लोन्स बना के रखने हैं, ताकि अगर ओरिजिनल वाले को कोई भी इफेक्ट हो तो यू कैन ट्राई, या फिर जो भी आपके क्लोन्स है उस पर आपने क्लोन नंबर 1 पे काम कर रहे हो, तो अगर क्रैश होता है तो यू कैन यूज दैट थिंग ऑन द क्लोन नंबर 2 आल्सो। सो दिस इज द मेन थिंग कि आपको जो डिजिटल एविडेंस है वो किस किस तरीके से यहाँ पे क्या करना है, होता है, और क्या क्या वहाँ पे आपको मिल सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ डिजिटल एविडेंस। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था डेटा में that is a volatile data and a non-volatile data, right? So now we discuss about the digital evidence of volatile data first. तो दो टाइप के होते हैं, एक volatile एक non-volatile digital evidence। आपका volatile data क्या है? That data is lost as soon as device is powered on. Sorry, powered off. कई बार क्या होता है, वॉलेटाइल डेटा दैट इज वर्क ऑन द प्राइमरी मेमोरी, और जब तक आपका सिस्टम ऑन है तब तक तो ये डेटा आपको मिलना है, और जैसे ही सिस्टम ऑफ हुआ वैसे ही सारा डेटा चला जाएगा, बिकॉज द रैम विल बी क्लियर्ड एंड योर डेटा विल लॉस्ट। सो वॉलेटाइल डेटा में एक ये चीज होती है, जब भी आपको कोई सिस्टम मिलता है एंड दैट सिस्टम इज बेसिकली ओपन सिस्टम, तो यू हैव टू चेंज द पासवर्ड फर्स्ट टू चेक ऑल द थिंग्स, राइट? तो वहां पे जो हम यूज करते हैं दैट इज अ वॉलेटाइल डेटा। एग्जांपल्स इंक्लूड सिस्टम टाइम, लाइक इस टाइप का हो सकता है, सिस्टम का टाइम क्या है, लॉकडाउन यूजर कौन सा उस समय लॉक किससे कर रखा है, मतलब कौन से यूजर जो है वो वहां पे एक्टिव है, ओपन फाइल्स कौन कौन सी फाइल्स ओपन करी है, नेटवर्क इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस टू कोड मैपिंग क्या है, प्रोसेस मेमोरी क्या है, क्लिपबोर्ड कंटेंट क्या है, सर्वर्स कौन से हैं, ड्राइवर्स कौन से पड़े हुए हैं, या कमांड हिस्ट्री क्या है, उसे कौन कौन से कमांड्स यूज करें। तो दिस टाइप ऑफ डेटा बेसिकली कॉल्ड एज अ वॉलेटाइल डेटा है। ये तब तक ही आपको मिलता है जब तक आप अपने सिस्टम को ऑन रखते हो। जैसे आपने रीस्टार्ट किया या ऑफ कर दिया तो सारा डेटा क्या होता है, रिमूव हो जाता है आपके सिस्टम। Now, the second type of data that is called as a non-volatile data. What is that? Persistent data, ये किस पे होता है, सेकेंडरी मेमोरी पे आपका काम करता है। That will be a type of CD, logical drive, या फिर आपके फिजिकल ड्राइव में हो सकता है, या आपके HDD, SSD किसी भी डिवाइस में हो सकता है। That type of data basically called as the non-volatile data. And persistent data that is stored on secondary storage device such as a hard disk and a memory card. ऐसा डेटा जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर होता है, जिसको आप हार्ड डिस्क पे स्टोर करते हो या मेमोरी कार्ड से ऐसे स्टोर करते हो, कॉल्ड एज ए नॉन वोलेटाइल डेटा। एग्जांपल के लिए लाइक हिडन फाइल्स हो सकती है, इंक्लूड हिडन फाइल्स, स्लैक स्पेसेस या स्वैप फाइल्स, या फिर index.dat फाइल्स, या फिर आपके unallocated clusters, या unused partitions, या hidden partitions, या registry settings, event logs, etc. etc. So these are all the type of non-volatile data. Clear that? Clear, sir. Yes, sir. तो अभी तक आप लोग ने हमेशा से बचपन से पढ़ते आए हो कि दो तरह की मेमोरी होती है, एक आपकी प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब आपको यहाँ से चीज क्लियर हो गई होगी कि आपकी प्राइमरी मेमोरी और आपकी सेकेंडरी मेमोरी में से किस टाइप से डेटा को हम कलेक्ट कर सकते हो, क्या क्या डेटा वहाँ पे कलेक्ट किया जा सकता है, राइट? सर ये वोलेटाइल डाटा जब अगर हमें सिस्टम ऑन मिलेगा तभी निकाल सकते हैं ना? ये प्राइमरी मेमोरी डेटा होता है।
आपको सब जो आपके सिस्टम का जब तक रैम ऑन रहती है तब तक तो आप उसमें से डेटा निकाल पाते हो, जैसे रैम ऑफ हो जाती है क्या वो डेटा बचता है उसके अंदर? वही ना सर, क्योंकि रैम तो क्लियर हो जाती है उसी टाइम। एग्जैक्टली, जस्ट अ सिंपल थिंग, है ना, बिल्कुल ही सिंपली। यस सर, ओके सर। नाउ नेक्स्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल एविडेंस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है डिजिटल एविडेंस की, वो देख लेते हैं। Digital evidence must have some characteristic to be disclosed in the court of law. सबसे पहले बिलीवेबल, आपका जो एविडेंस है उसके ऊपर बिलीव करना ऐसा होना चाहिए कि उसके ऊपर बिलीव किया जा सके, यानी एविडेंस मस्ट बी क्लियर एंड अंडरस्टैंड बाय द जजेस। ऐसा ना हो कि एविडेंस तो बना के दे दिया बट बिलीव ही नहीं हो पा रहा है कि इज दिस एविडेंस राइट और नॉट राइट। एडमिसिबल होना चाहिए, यानी कि आपका एविडेंस मस्ट बी रिलेटेड टू द फैक्ट बीइंग प्रूव्ड, आप उसको फैक्ट ऑफ प्रूफ के साथ फैक्ट कर सको, यानी उस पे उंगली कर सको कि हाँ दिस इज द कंप्लीट related evidence of that particular incident place, right? Next होता है reliable. There must be no doubt about the authenticity or veracity of the evidence. यहाँ पे क्या होता है, आपका एविडेंस रिलायबल होना चाहिए, उस पे कोई पर्सन डाउट ना कर सके कि हाँ ये एविडेंस जो है वो रियल है या डुप्लीकेट है। ऑथेंटिक होना चाहिए आपका एविडेंस। एविडेंस मस्ट बी रियल एंड रिलेटेड टू द इंसिडेंट्स इन अ प्रॉपर वे। आपका जो एविडेंस है वो रियल होना चाहिए प्लस उस इंसिडेंट्स के साथ कंप्लीटली मैच करना चाहिए। कंप्लीट, द एविडेंस मस्ट प्रूव द अटैकर एक्शन इन ऑन हिज इनोसेंस। या तो जो एविडेंस है वो अटैकर का एक्शन जो उसने किए हैं वो प्रूफ कर दे, या तो वो ऐसा एविडेंस हो कि अटैकर ने जो भी काम किया उसको इनोसेंट प्रूफ कर दे। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी टाइप की एक्टिविटी कर सकता है ये, लेकिन करता कैसे होता कब है, जब वो कंप्लीट एविडेंस बनता है तब। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपको एविडेंस जब भी आप लो बनाओ तो रिलायबल हो, एडमिसिबल हो, प्लस आपका बिलीवेबल हो, ऑथेंटिक हो एंड कंप्लीट हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट होता है रूल्स ऑफ द डिजिटल एविडेंस। रूल्स क्या है डिजिटल एविडेंस के, तो एग्जांपल केसेस वेयर डिजिटल एविडेंस may assist the forensic investigator in prosecution or defense of the suspect। तो इस केस में सबसे पहला आता है दैट इज आइडेंटिटी थेफ्ट। डिजिटल एविडेंस किस टाइप का हो सकता है, या तो आइडेंटिटी चोरी का हो सकता है जो हमने साइबर क्राइम में कल डिस्कस किया था, इंफॉर्मेशन लीकेज का हो सकता है, थेफ्ट ऑफ द कमर्शियल सीक्रेट्स का हो सकता है, ऑथराइज्ड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अनऑथराइज्ड ट्रांसमिशन हो सकती है इंफॉर्मेशन की, या मैलिशियस अटैक ऑन द कंप्यूटर सिस्टम देमसेल्फ, कोई मैलिशियस अटैक हो सकता है मेलवेयर टाइप का, है ना, या और किसी टाइप का मैलिशियस अटैक। दूसरा, यूज और अब्यूज ऑन द इंटरनेट हो सकता है, अब्यूज सिस्टम यूज किया गया इंटरनेट के ऊपर, किसी को गाली दी गई हो तो वो भी आपका एक एविडेंस हो सकता है। अब्यूज ऑफ सिस्टम, सिस्टम को गलत तरीके से यूज करना, तो ये भी पार्ट आ सकता है आपका एविडेंस में कि उसने यूज किया था। ईमेल कम्युनिकेशन बिटवीन सस्पेक्ट एंड कॉन्स्पिरेटर, यानी कि जो भी ईमेल कम्युनिकेशन किया गया है दोनों के बीच में वो आपका एक एज ए एविडेंस हम उसको एज ए क्लू ले सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स एंड अकाउंट, जो भी आपके प्रोडक्शन पार्ट है उसमें आपके गलत तरीके से डॉक्यूमेंट और अकाउंट्स वहाँ पे गलत है तो वो भी आपका एक एविडेंस हो सकता है, किसके लिए, कोर्ट के लिए। दूसरा, अनऑथराइज इंक्रिप्शन एंड पासवर्ड प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे क्या है, अनऑथराइज इंक्रिप्शन यूज किया गया या पासवर्ड लगा हुआ है किसी भी फाइल के ऊपर जिस पे नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट फाइल पर, तो दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ डिजिटल एविडेंस। क्लियर दैट? तो ये सारे क्या होते हैं, ये आपके डिजिटल एविडेंस के रूल्स हैं कि इन तरीकों के डिजिटल एविडेंस आपको मिलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोर्स ऑफ डिजिटल एविडेंस। ये जो डिजिटल एविडेंस है ये आपको कहाँ से मिल सकता है, तो ये तीन जगह से मिलता है, या तो यूजर क्रिएटेड फाइल से मिलता है, या तो यूजर प्रोटेक्टेड फाइल से मिलता है, या तो आपको कंप्यूटर क्रिएटेड फाइल से मिलता है। ठीक है,
3 पार्ट होते हैं इसके। ओके, सो सबसे पहला है दैट इज अ यूजर क्रिएटेड फाइल, लाइक सपोज दैट उसने कोई एड्रेस बुक बना रखी है, कोई डेटाबेस फाइल्स है उसके पास, या कोई मीडिया उसके है, पर्टिकुलर इमेजेस, पिक्चर्स, ग्रुप्स या ऑडियो या ग्राफिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डॉक्यूमेंट फाइल, टेक्स्ट, स्पीड शीट्स हो सकती है, स्प्रेडशीट्स हो सकती है, प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं, या फिर आपके पर्टिकुलर पीडीएफ्स वगैरह हो सकते हैं। दीज आर ऑल द डॉक्यूमेंटेड यूजर क्रिएटेड फाइल्स। दूसरा इंटरनेट बुकमार्क्स एंड फेवरेट, हो सकता है उस पर्सन ने जो इंटरनेट पे कोई बुकमार्क करके रखा हो, कुछ हिस्ट्रीज में रखा हो, कुछ सेव करके रखा हो, तो दिस इज अ टाइप ऑफ एविडेंस। क्लियर? किसकी तरफ से हमें मिलता है? यूजर क्रिएटेड एविडेंस से बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट होता है सॉरी यूजर, हाँ, यूजर प्रोटेक्टेड फाइल्स। अब यूजर ने कई बार क्या करता है, यूजर प्रोटेक्ट कर देता है फाइल को, जस्ट लाइक कंप्रेस्ड फाइल। हो सकता है आपको एविडेंस में कुछ कंप्रेशन फाइल मिले, तो आपको कंप्रेस फाइल लाइक जिप फाइल्स जितनी भी होती है हमारी, या रायर फाइल्स हो गई, तो कंप्रेशन फाइल्स प्रोसीजर में आपको मिल सकता है। मिसनेम्ड फाइल हो सकता है, जो फाइल का नेम हो वो या तो चेंज किया गया हो या तो हो ही ना, ठीक है। ऐसा ऐसा तो होता नहीं कि हो ही ना, मतलब चेंज किया गया हो, कोई और नेम रख दिया गया हो, तो मिसनेम्ड नेम फाइल हो सकती है। इंक्रिप्टेड फाइल्स हो सकती है, आपने फाइल को ओपन किया, डेटा जो निकल रहा है वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में निकल रहा है। दूसरा आपका पासवर्ड प्रोटेक्शन फाइल हो सकती है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल, जो भी फाइल है आपकी, हो सकता है उसके ऊपर कोई ना कोई पासवर्ड लगा हो जिसकी वजह से आप उसे एक्सेस ना कर पाओ। हिडन फाइल्स हो सकती है आपकी। हिडन फाइल्स में क्या है कि कुछ फाइल्स ऐसी हैं जिनको मैंने हाइड कर रखा है। हाइड कर रखा है, इट मींस दैट फाइल इज बेसिकली इम्पोर्टेंट फाइल्स, तो वहां पे हिडन फाइल्स हो सकती है। दूसरा स्टेगनोग्राफी। अब स्टेगनोग्राफी, यू नो वेरी वेल, दिस इज अ प्रोसीजर टू हाइडिंग द डेटा बिहाइंड द मीडिया फाइल्स। तो वहां पे जो प्रोसीजर आता है वो स्टेगनोग्राफी का आता है। तो ये सारी क्या है, ये यूजर प्रोटेक्टेड फाइल्स बनती है, यानी यूजर ने अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए इन चीजों का यूज किया हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट द कंप्यूटर क्रिएटेड फाइल्स। कंप्यूटर कुछ ऐसी फाइल्स होती है जो कंप्यूटर खुद से क्रिएट करता है। कौन कौन सी है? जैसे कि बैकअप फाइल हो गई आपकी, ठीक है। बैकअप फाइल कंप्यूटर खुद से क्रिएट करता है, बस आप एक बार एक्शन दे दो उसको। दूसरा लॉग फाइल्स खुद से क्रिएट करता है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स अपने आप बना लेता है। प्रिंटर स्पूफ स्पूफ फाइल्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है। कुकीज ऑटोमेटिक होती है। स्वैप फाइल्स ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है। नाउ सिस्टम फाइल्स अवेलेबल होती है System32 में। विंडो फाइल्स विंडोज फोल्डर के अंदर अवेलेबल मिलती है। हिस्ट्री फाइल हिस्ट्री के अंदर अवेलेबल मिलती है। एंड टेम्परेरी फाइल जो कि कहाँ पे आपको मिलती है, बेसिकली आपके रैम के अंदर या टेम्प मेमोरी के अंदर, यूजर के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ लाइक पोटेंशियल एविडेंस। जो भी आपको एविडेंस मिल रहा है वो एविडेंस किस कैटेगरी में फिट बैठता है आपका, ठीक है। नाउ उसके बाद आपका पार्ट आता है दैट इज अ पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ पोटेंशियल एविडेंस। अब वो तो थे कैटेगरी वाइज, अब ये है सिंपल, यानी कि एक एक टर्म वाइज है, तो हम इनको डिस्कस करेंगे कि जो आपका एविडेंस है उसका सोर्स क्या हो सकता है। बेसिकली सबसे पहला होता है दैट इज अ हार्ड ड्राइव। आपका एविडेंस जो है वो एक हार्ड ड्राइव हो सकता है। अच्छा, ये कब मिलते हैं? जब आप किसी स्पॉट पे जाते हो, किसी इंसिडेंस प्लेस पे जाते हो, वहां देखते हो आपको किसी टाइप के एविडेंस मिल रहे हैं, तो सबसे पहला एविडेंस का टाइप है दैट इज अ हार्ड ड्राइव। Text, pictures, video, multimedia, databases, and computer program file that is basically available in a format of hard drive, तो उसमें आपको मिल सकते हैं। दूसरा थंब ड्राइव, दैट इज टेक्स्ट, ग्राफिक्स या फिर इमेजेस या पिक्चर फाइल्स जो आपको मिलती है वो थंब ड्राइव में आती है। मेमोरी कार्ड यानी कि इवेंट लॉग हो गए, चैट लॉग्स हो गए, टेक्स्ट फाइल हो गए, इमेज फाइल हो गया, पिक्चर्स फाइल हो गई, एंड इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्रीज हो गई। तो ये सारी चीजें आपको मेमोरी कार्ड में से मिल सकती है, ठीक है। दूसरा स्मार्ट कार्ड या डोंगल्स अगर आपके पास है तो वो भी आपका एज अ वर्क कर सकता है आपका एविडेंस का। या बायोमेट्रिक स्कैनर है, उसके अंदर आपको लोगों के फिंगरप्रिंट के साथ उनकी डिटेल्स भी मिल जाती हैं, तो आप वहां से उठा सकते हो। एविडेंस इज फाउंड रिकॉग्नाइजिंग and or authenticating the information of the card and the user level to access configuration permissions and in the device itself. Now next आपका आता है आंसरिंग मशीन।
कई बार क्या होता है कि वॉइस रिकॉर्डिंग जो आंसरिंग मशीन्स आती है, जैसे कि आपके पहले के जो फोन्स आते थे उसके अंदर आंसरिंग मशीन्स होती थी, या फिर यहाँ पे जो आंसरिंग मशीन्स होती है आप जो मोबाइल नंबर पे लगाते हो, तो वॉइस रिकॉर्डिंग सच एज द डिलीटेड मैसेज, लास्ट डायल नंबर, मेमो, फोन नंबर्स एंड टैक्स एक्सेट्रा, दीज आर ऑल द आंसरिंग मशीन्स, राइट। डिजिटल कैमरा आपको मिल सकता है वहां से। तो इमेजेस, जिसके अंदर आपको क्या मिलता है, इमेजेस हो सकती है, रिमूवेबल कार्टेजेस हो सकते हैं आपको एविडेंस के रूप में, वीडियोस मिल सकती है, साउंड्स मिल सकते हैं, ऑडियो फाइल्स मिल सकते हैं, डेट स्टैम्प मिल सकता है, ठीक है। दीज आर ऑल द टाइप ऑफ डिजिटल एविडेंस ऑफ डिजिटल कैमरा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट होता है आपका हैंडहेल्ड डिवाइस। हैंडहेल्ड डिवाइस क्या होता है, बेसिकली लाइक जैसे एड्रेस बुक हो गई जो आप कैरी करते हो, राइट, अपॉइंटमेंट कैलेंडर्स हो गए, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, ईमेल्स हो गए, आपके हैंड राइटिंग्स हो गई, या पासवर्ड्स हो गए, फोन बुक हो गया, टेक्स्ट मैसेजेस हो गए एंड वॉइस मैसेजेस हो गए, दीज आर ऑल द डिवाइस पोटेंशियल एविडेंस आल्सो, राइट। मॉडम, नेक्स्ट आता है आपका मॉडम। हो सकता है आपका जो डिजिटल एविडेंस आपको मिला है वो मॉडम मिले, तो मॉडम खुद में ही एक डिजिटल एविडेंस है, बिकॉज मॉडम में किस टाइप की एक्टिविटीज आपने सिम कार्ड लगा के यूज करी है वो सारी आपको वहाँ पे उसके लॉग्स में मिल जाती है। दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज अ लैन कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस, दैट इज एनआईसी कार्ड या मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। तो ये आप अच्छा लोग आपको लैन कार्ड के हेल्प से या एनआईसी कार्ड के हेल्प से आपको मिल जाता है यहाँ पे मैक एड्रेस, जो कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कहलाता है, जिसके बेसिस पे आप पता कर पाते हो कि दैट डिवाइस आर विच टाइप ऑफ दैट, लाइक वो डिवाइस जो था वो किस टाइप का था जिससे अटैक किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू या एनआईसी कार्ड के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं आपके राउटर्स, हब एंड स्विचेस। कई बार क्या होता है डिजिटल एविडेंस में आपको वहाँ पे राउटर्स मिलते हैं, हब्स मिलते हैं या स्विचेस भी मिलते हैं। फॉर राउटर्स एविडेंस इज फाउंड इन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में आपको मिल जाता है एविडेंस, या हब और स्विचेस एविडेंस इज फाउंड ऑन द डिवाइस देमसेल्व्स या फिर उनके अंदर खुद से आप निकाल सकते हो डिजिटल एविडेंस या अपना नॉर्मल एविडेंस, लेकिन किस कब, जब वो डिवाइस क्या हो, एक्टिव हो, ठीक है। दूसरा आपका पार्ट आता है दैट इज नेटवर्क केबल्स एंड कनेक्टर्स। नेटवर्क केबल से तो आपको पता चल जाएगा कौन सी डिवाइस से कनेक्ट किया गया था, किस टाइप का यहाँ पे सॉकेट यूज किया गया, तो आप उससे आइडिया लगा लोगे कि वो सॉकेट यूजेबल है या फिर आपका अभी नया सॉकेट लगाया गया, तो इससे भी हमें पता चल जाता है एविडेंस के बारे में। दूसरा होता है सर्वर, कंप्यूटर सिस्टम्स, आपको पता चलते हैं कि कौन कौन से सर्वर्स में किस टाइप का कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे क्या किया गया है, यूज किया गया है। दूसरा पेजर, पेजर बहुत पहले चलता था, इट कंटेन वॉलेटाइल एविडेंस सच एज एड्रेस इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट मैसेजेस या फिर ईमेल या वॉइस मैसेज एंड फोन नंबर्स, दीज आर ऑल द पेजर्स टाइप ऑफ पोटेंशियल एविडेंस। नेक्स्ट होता है प्रिंटर्स। प्रिंटर क्या करते हैं, एविडेंस इज फाउंड थ्रू यूजर्स लॉग्स, टाइम एंड डेट इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क identity information, that ink cartridge या फिर and time and date stamp, these are all the type of potential evidence which we have to collect from the printer, right। रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस एंड मीडिया, इसके अंदर से आप किस तरीके का निकाल दो, लाइक स्टोरेज डिवाइस एंड मीडिया सच एज अ टेप, सीडी, डीवीडी, सर हैव द एविडेंस इन द डिवाइस themselves। हाँ बताओ। सर प्रिंटर के अलग से लॉग्स होते हैं अपने, प्रिंटर्स के अलग से लॉक्स होते हैं। मतलब आप कंप्यूटर हार्ड डिस्क में मिलते हैं वो। बिल्कुल, आप जो नहीं, अलग से लॉक्स बनते हैं प्रिंटर फाइल्स के, ठीक है। आप जो वो यूज करते हो, क्या कहते हैं, फोटोकॉपी मशीन्स देखी है आपने, यस सर। उनके भी लॉक्स बनते हैं। आप जो भी फोटोकॉपी कराते हो वो भी उनके हार्ड डिस्क में स्टोर करा सकते हैं वो। ओके, पर सर वो तो थोड़ी देर के लिए होते हैं, मतलब डिपेंड उस, करता है ना, अगर वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव करा रहे हो आप तब तो सेव हो जाएगी ना परमानेंटली। अच्छा मतलब ऑप्शंस होती हैं, हाँ, अवेलेबल होती हैं। हर चीज के ऑप्शंस है हमारे पास। ओके सर। नेक्स्ट होता है स्कैनर। तो एविडेंस इज फाउंड बाय लुकिंग एट द मार्क ऑफ द ग्लास ऑफ द स्कैनर। तो कई बार क्या होता है कि एविडेंस जब आप स्कैनर, जैसे कि सपोज दैट किसी पर्सन ने कुछ स्कैन कराया, ठीक है, और इन्वेस्टिगेटर वहां पहुंच गया है, पुलिस पहुंच गई, तो लास्ट जो स्कैन हुआ था ना वो स्क्रीन पे आपको दिख जाता है कि
क्या प्रिंट निकाला गया था, उस पे कुछ कुछ आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। तो स्कैनर में कई बार वहां से हमें एविडेंस मिल जाता है। टेलीफोन्स में एविडेंस मिलता है, लाइक एविडेंस इज फाउंड थ्रू नेम्स, फोन नंबर्स, कॉल आइडेंटिफिकेशंस इंफॉर्मेशन, कॉलर आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन या अपॉइंटमेंट इंफॉर्मेशन या इलेक्ट्रॉनिक मेल्स एंड पेजेस एक्सेट्रा। तो ये सारे कहाँ से मिलते हैं, हमें टेलीफोन से मिल जाते हैं। मोबाइल इज ऑल्सो टाइप ऑफ एविडेंस right nowadays, right? Copier document and uses logs, time and date stamps etc. Copier वही है आपकी, ठीक है, जब हम कॉपी मशीन्स का यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड स्कीमर्स, अब शायद आपको कल मैंने ये वीडियोस दिखाई थी उसकी एटीएम फ्रॉड्स की, राइट? सो उसमें क्रेडिट कार्ड स्कीमर्स प्रोसीजर यूज किया जाता है। स्कीमर प्रोसीजर, कार्ड स्कीमर। तो एविडेंस इज फाउंड थ्रू कार्ड एक्सपायरेशन डेट, यूजर्स क्रेडिट्स या क्रेडिट कार्ड नंबर, यूजर नेम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज आर ऑल द टाइप ऑफ एविडेंस जो कि हम किसके अंदर से निकालते हैं, कार्ड के अंदर से निकालते हैं। डिजिटल वॉचेस हो सकती हैं आपके एज एविडेंस, लाइक एविडेंस इज फाउंड थ्रू एड्रेस बुक, नोट्स, अपॉइंटमेंट कैलेंडर्स, फोन बुक, फोन नंबर्स एक्सेट्रा, ईमेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दीज आर ऑल द डिजिटल वॉचेस जो हम डिजिटल वॉचेस में से निकाल लेते हैं। फिर होता है आपकी फैक्स मशीन, फैक्सिमिल मशीन जिसे बोलते हैं ना कि तो फैक्स मशीन में क्या होता है, एविडेंस इज फाउंड टू डॉक्यूमेंट फोन नंबर, फिल्म कार्टेज या फिर सेंड और रिसीव लॉग्स। तो ये सारे क्या होते हैं, फैक्स मशीन। अब जैसे ये कई बार क्या होता है कि कार्टेज किस तरीके से हेल्प कर जाती है, जैसे कोई एविडेंस है प्रिंट कराया गया, ठीक है, तो कितनी कार्टेज उसके अंदर से यूज हुई ये पता चल जाता है। प्लस एविडेंस जो है, जो आपका पेपर है उसके अंदर जो प्रिंट किया गया है वो किस टाइप के कार्टेज से प्रिंट किया गया है। अब जैसे प्रिंटर की हम बात करें तो प्रिंटर में क्या होता है, लाइक इंकजेट प्रिंटर हो सकता है, लेजर प्रिंटर हो सकता है, डॉक बेस प्रिंटर हो सकता है। तो उसके बेसिस से हम पता कर सकते हैं। मुझे एक पेपर मिला, उसके ऊपर क्या है, डॉक बेस प्रिंट किया गया है, ठीक है। अब एक जहां से मुझे पेपर मिला है मैं वहां पे देखता हूँ, वहां पे 3 तरीके के प्रिंटर रखे हुए हैं, जिसमें डॉक बेस भी है, इंकजेट प्रिंटर भी है और आपका लेजर प्रिंटर भी है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें से जो एविडेंस निकाला गया है ये किस डिवाइस से निकाला गया है? तो उसके लिए मैं कार्टेज चेक करूंगा, कार्टेज से मुझे पता चलेगा ये डॉक बेस था, है ना, ये वाला डॉक बेस है। तो दिस इज द टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी जो यूज करी जाती है, यानी हर चीज एक दूसरे से लिंकअप होती है यहाँ पे। तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि आप कौन सी मेथोडोलॉजी का यूज करो ताकि आप उसको देख पाओ। नेक्स्ट होता है आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, दैट इज जीपीएस। Evidence is found to previous destination, waypoint routes and travel logs etc etc. तो these are all the GPS, like आप अगर अपने GPS हिस्ट्री चेक करोगे, like आप कहीं भी जाते हो तो आप GPS से अगर जाते हो और आपको या आपका GPS ऑन रहता है, तो अगर कोई भी पर्सन आपका फोन उठाता है या टाइगर उठाता है या इन्वेस्टिगेटर की बात करें उससे मिलता है, तो वो आपके चेक कर सकता है कि आपकी हिस्ट्री क्या थी, आपने कहाँ कहाँ ट्रेवल किया था, कहाँ कहाँ गए थे आप, राइट? सो वो चीजें निकाल सकता है। कौन निकालता है आपका, कहाँ से मिलता है, हमें जीपीएस से मिलता है। क्लियर दैट? Yes, sir. तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द एविडेंस पार्ट, ठीक है। जो हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं किन किन टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं और किस तरीके से हमें किस डिवाइस से किस टाइप का एविडेंस मिल सकता है। क्लियर? बढ़िया। सो इस पार्ट को हम यहीं पे आज फिनिश करेंगे, ठीक है। और इसका हाफ पार्ट बचा हुआ है जो कि हम अपने नेक्स्ट क्लास, अच्छा टुमारो इज, सो हम आगे वाले पार्ट में कवर करेंगे इसको, ठीक है।